अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। दोस्तों, आज हमने होम्योपैथिक की एक दवा सेलेक्ट की है बिस्मिथ। इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो यूजेस है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उस पे बात करेंगे कि ये जो ड्रग है ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे काम करती है और इसके काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रग जो है हमारी बिस्मिथ, ये एलोपैथिक के अंदर बिस्मोल के नाम से जानी जाती है। बिस्मोल ब्रांड नेम है और ये इंडाइजेशन के लिए सिरप इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हार्ट बर्निंग के लिए, इसके अलावा डिस्पेप्सिया के अंदर ये सिरप बिस्मथ, उसके अंदर ड्रग प्रेजेंट है, ये इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको जो हमारा स्टोमिक है उसके काम करने का तरीका बता देता हूँ। उसके बाद इस ड्रग के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में बता दूंगा। ये याद रखिएगा कि हमारा जो स्टोमिक है वो दो तरीकों से काम कर रहा है। एक है इसका एग्रेसिव फैक्टर और दूसरा है प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये याद रखिएगा कि एग्रेसिव फैक्टर के अंदर जो हमारा स्टोमिक है उसमें जो पेरिटल सेल प्रेजेंट है वो एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसी स्टोमिक के अंदर ये एग्रेसिव फैक्टर है, जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो स्टोमिक जो है वो म्यूकोसा पैदा कर रहा है। म्यूकोसा जो है वो एक ऐसी लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमिक को बचाती है। तो फर्ज करते हैं कि मेरे पास ये मैंने ग्लव पहना हुआ है, ये स्टोमिक है, स्टोमिक के ऊपर ये म्यूकोसा लेयर है और यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस म्यूकोसा लेयर्स को कैसे तोड़ता है और कैसे तोड़ने के बाद मैदा के अंदर जाके अल्सर की कंडीशन कॉज करता है या उसके अंदर सोजश पैदा करता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक प्रोटेक्टिव इसका वे है जिस तरीके से ये म्यूकोसा अपने हमारे स्टोमिक को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इस म्यूकोसा के ऊपर किसी तरीके से ये छेद करने में कामयाब हो जाता है इस तरह, तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा और नतीजतन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक म्यूकोसा के ख़त्म होने की वजह से या म्यूकोसा के तोड़ने की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट है वो हमारे स्टोमक की वॉल के ऊपर जाके इंजरी पैदा करेगा, या इसमें सोजश पैदा करेगा या इसमें अल्सर के सिम्टम पैदा करेगा। तो ये था तरीका हमारे स्टोमिक का काम करने का। अब हमने देखना है कि जो बिस्मिथ ड्रग है वो हमारे स्टोमिक के अंदर क्या कर रही है और हमें इस जो एसिडिटी है इससे कैसे प्रोटेक्शन फ्राहम करेगी। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने लिखा है कि जो बिस्मिथ है वो एक अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है। यानी अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग कैसे है कि ये क्या करती है कि ये हमारे स्टोमिक के अंदर जो अल्सर काज हो चुका है उसके ऊपर जाके एक फिल्म बना देगी। जो सोजश हमारे स्टोमिक के अंदर, एसोफेगस के अंदर हो चुकी है, जो इंजरी हमारे स्टोमिक के अंदर हो चुकी है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव बिस्मथ फिल्म बनाएगी। प्रोटेक्टिव फिल्म बनने की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उस जहाँ पे इंजरी है प्रोटेक्टिव फिल्म के ऊपर जाके इफेक्ट जो होगा वो प्रोटेक्टिव फिल्म उसका इफेक्ट लेगी और नतीजतन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे जहाँ पे सोजश काज हुई है वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रोटेक्टिव फिल्म बन गई है उसके ऊपर, अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बन गई है तो अल्सर को हीलिंग टाइम मिल जाएगा। हीलिंग टाइम से क्या होगा कि अल्सर जो है वो नया एसिड उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नया एसिड उसको इंजरी वहाँ पे कॉज नहीं करेगा, सोजश नई कॉज नहीं करेगा। नतीजतन आपका जो अल्सर होगा वो हीलिंग की तरफ जाएगा, वो बेहतरी की तरफ जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि बिस्मथ जो है ये एक अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है। यानी ये जो अल्सर का हीलिंग टाइम है उसको बूस्ट कर देगा। एक बिस्मथ का फ़ायदा। दूसरी मैं बात यहाँ पे बता दूँ कि जो बिस्मथ है वो एंटी सिक्रेटरी ड्रग है। ये बात जहन में रखिएगा कि बिस्मथ का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये सिक्रेटरी के एंटी काम करती है। उसकी एग्जांपल ये है
कि एंटी सिक्रेटरी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सिक्रेशन के एंटी काम करती हैं, सिक्रेशन को कम करती हैं। अब यहाँ पे स्टोमिक के अंदर एंटी सिक्रेटरी क्या है, स्टोमिक के अंदर सिक्रेशन क्या है? स्टोमिक के अंदर हमारी जो सिक्रेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है? एसिडिटी कॉज कर रहा है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे इसका ये इफेक्ट होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनेगा और आपकी एसिडिटी कम होगी। दूसरी बात, अब ये वाटर कंटेंट, अब ये काम क्या कर रही है कि एंटी सिक्रेटरी है। सिक्रेशन कौन सी है? एसिडिटी कम हो गई। इसके बाद वाटर की जो वाटर कंटेंट अगर स्टोमिक के अंदर ज़्यादा है तो आपको पता है कि उसकी वजह से ये डायरिया काज हो सकता है। अगर ट्रैवलर डायरिया है, वाटर कंटेंट को कम करेगी तो ट्रैवलर डायरिया जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि जो ये ड्रग बिस्मिथ है ये मुख्तलिफ सिक्रेशन को, म्यूसिलेज को ये कम करती है। सो ये एसिडिटी को भी रिड्यूस करेगी और उसके बाद ट्रैवलर डायरिया, टीनेजर डायरिया को भी ये उसके लिए भी इफेक्ट रेमेडी हो सकती है। अब दो मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं। तीसरी जो बात है बहुत अहम है, ये जीआईटी कंट्रैक्शन, जी गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल कंट्रैक्शन। अब ये याद रखिएगा कि डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से यही जीआईटी की जो कंट्रैक्शन थी वो कम थी। जीआईटी का कंट्रैक्शन कहाँ पे कम थी? एक तो जो हमारा स्टोमिक है उसका कार्डियक स्फिंक्टर जो था उसकी जो रिफ्लेक्स उसकी जो कंट्रैक्शन है वो कम है। उसके बाद हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टोमिक का, उसकी कंट्रैक्शन कम है। अगर ये कंट्रैक्शन ज़्यादा थी तो क्या हो रहा था? अगर ये जो कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स की कंट्रैक्शन है कम है तो क्या होगा? ज़्यादा थी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही थी। ये ज़्यादा थी कार्डियक स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन तो ये रिफ्लक्स नहीं हो रहा था, एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा था, रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से रिफ्लक्स, एसिडिटी रिफ्लक्स हो रहा था, एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, उसके वजह से जो नाजिया की सिम्टम्स हैं वो काज हो रही थी। ये आपका जो है जीआईटी कंट्रैक्शन का काम करेगी। डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से जो है ये हमारा कार्डियक स्फिंक्टर और पेलोरिक स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन कम हो जाती है। उसकी कंट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से जो सिम्टम्स थी क्या था? उसमें हार्ट बर्निंग थी। ठीक है, यानी एसिड रिफ्लक्स था, कार्डियक स्फिंक्टर की लूज हो जाने की वजह से एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, एसोफिगस में जा रहा था, एसोफिगस की वजह से हार्ट बर्निंग, एसोफिगस में एसोफिगाइटिस था, उसमें इन्फ्लामेशन थी एसोफिगस के अंदर, एसोफिगस की इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट बर्निंग थी। उसके बाद जीआईटी कंट्रैक्शन जो थी वो कम थी तो क्या था? जीआईटी की कंट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से एसिड रिफ्लक्स था, खट्टी डिकारें आ रही थी। ठीक है, खट्टी डिकारें आने के बाद जो है वो मतलब ये हार्ट बर्निंग की सिम्टम्स थी, मैदा के ऊपर जलन थी नाली के ऊपर। ठीक है, और जीआईटी की कंट्रैक्शन कम थी। ठीक है, वॉमिटिंग काज हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी। तो अगर हम बिस्मिथ दे देंगे तो ये जीआईटी कंट्रैक्शन को ज़्यादा करेगी। जीआईटी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? हार्ट बर्निंग ख़त्म होगी, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, वॉमिटिंग नोजिया नहीं होगा। सो याद रखिएगा, हार्ट बर्निंग में, एसिड रिफ्लक्स में, वॉमिटिंग में, नोजिया में इस रेमेडी का काम जो है वो मेडिकेटेड और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका जो है जीआईटी कंट्रैक्शन पे है। आप मेडिकल्स के अंदर, फार्मेसी के अंदर पढ़ लें कि बिस्मथ का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि जीआईटी की कंट्रैक्शन को ये इम्प्रूव करती है, खसूसन कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन को जो है वो ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। डाइजेशन जो है आपकी बेहतरी की तरफ जाती है, रिवर्स नहीं होती, एसिड रिफ्लक्स नहीं होता, वॉमिटिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद खाना जल्दी हजम हो जाता है। तीसरे नंबर पे मैंने जो चौथे नंबर पे मैंने आपको बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मथ लो जीईटी,
ये याद रखिएगा, मैंने पहले GIT लिखा है, गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक, पूरी हमारी एसोफेगस, लेरिंग्स से लेकर, ठीक है, एसोफेगस है हमारा, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टल है, ठीक है, रेक्टल तक जो भी ये डाइजेस्टिव नाली है वो GIT है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा था, उसकी कंट्रैक्शन के बारे में बता रहा था। अब मैंने बताया है GET। GET क्या है? गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम। GET गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम है। ये क्या करती है? गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को लो करती है। अब गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम ज्यादा था तो क्या हो रहा था? अब चाहिए तो ये कि आपने जो भी गुज़ा खाई है वो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कम होना चाहिए, ठीक है, कि ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम ज़्यादा था तो फूड मैदा के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक पड़ी हुई थी, हजम ही नहीं हो रही थी, डाइजेशन ही नहीं हो रही थी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं थी। क्यों? कि गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम ही बहुत ज़्यादा था। अब गैस्ट्रिक, जब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज़्यादा होगा, तब जो सिम्टम्स अपीयर होंगी वो ये होंगी, इंडाइजेशन। किस वजह से? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम के ज़्यादा होने की वजह से। ये मेडिकल की टर्म्स को समझा करें। आप अगर फिजियोलॉजी की एनाटॉमी को समझते हैं, जानते हैं, तो जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ वो बखूबी आप उसको जान जाएंगे कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा, इनडाइजेशन होगी, फूड जो है वो मैदा के अंदर पड़ी रहेगी, डाइजेशन नहीं होगी, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो होंगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो होंगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो भी चुकी है, लेकिन जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह, उसकी वजह ये है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ही बढ़ चुका है। क्या होगा? इंडाइजेशन। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज़्यादा होगा, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये रिफ्लक्स, ठीक है, यानी एंटीपेरास्टालसिस तो नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो खुराक आपकी ज़्यादा देर तक मैदा में पड़ी रहेगी, मैदा आपका लटक जाएगा, ठीक है। सो ये GET को लो करती है, टाइम को, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को ज़्यादा कम करती है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बूस्ट पकड़ता है, चलो जल्दी से खुराक को हजम करो, जल्दी से जो है इनडाइजेस्टिव मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजो, जल्दी से जो है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजो, जल्दी से रेक्टल से जो है वो बाउल कंटेंट्स को खारिज करो। सो GET को लो करती है, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को इम्प्रूवमेंट लाती है, ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इंडाइजेशन को मूव करती है, डिस्पेप्सिया को ख़त्म करती है, नेजिया को ख़त्म करती है, ट्रैवलर डायरिया, टीनर डायरिया, अल्सर जो है, अल्सर हीलिंग, प्रोटेक्टिव लेयर बना के अल्सर को हील करने वाली ड्रग है, ठीक है। एसिडिटी को ये जो है वो कम करती है, हार्ट बर्निंग के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट है, एसिड रिफ्लेक्स के अंदर कमाल की है, जो भी ये पानी पिया फौरी तौर पे क्या आ गई बिस्मित की तरफ, ठीक है, बिस्मित सेलेक्ट कर लो, बिस्मित दे दो, ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग के लिए, ठीक है, बड़ी कमाल की रेमेडी है। इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पे हिस्टामिन ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन ही हमने देनी है, एलोपैथिक मेडिसिन की अर्ज के बारे में या मैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में लेक्चर नहीं दूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन कोई भी पेशेंट करे, हर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, ये जो बिस्मिथ है, जहाँ पे हिस्टामिन ब्लॉकर इस्तेमाल हो रहे हैं स्टॉमिंग के लिए, फेमिटोडिन, रेनिटोडिन, ठीक है, और उसके बाद इस्तेमाल हो रहे हैं फेमिटोडिन, रेनिटोडिन, और उसके बाद जो ये हिस्टामिन ब्लॉकर्स थे जो इस्तेमाल हो रहे थे एलोपैथिक के अंदर, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ओमेप्राजोल, तो आप बिस्मथ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपकी सिमेटोडिन भी है, फेमिटोडिन भी है, रेनिटोडिन भी है, और उसके बाद
ओमेप्राजोल आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग भी है। तो आप इंडाइजेशन के अंदर, एसिड रिफ्लक्स के अंदर, उसके अलावा वॉमिटिंग के अंदर, अल्सर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, अल्सर को हीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम देने के लिए आप बिस्मथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपको मिला करेंगी। बहुत शुक्रिया।